नमस्कार दोस्तों, चाइना आज के दिन दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में से है। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हो, आज से सिर्फ 40 साल पहले इस देश में पॉवर्टी रेट 90% से ज्यादा था। गरीबी और भूखमरी ने पूरे देश में बुरा हाल कर रखा था। लेकिन फिर अगले 30 सालों में एक ऐसा भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला कि ये देश कहां का कहां पहुंच गया। साल 1978 में ग्लोबल जीडीपी में चाइना का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2% था। आज के दिन चाइना 18% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है ग्लोबल जीडीपी में। इनका पॉवर्टी रेट अब 1% से भी कम है और चाइना दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कई मायनों में इसे एक सुपर पावर देश कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया, क्या जादू यहाँ देखने को मिला? आइए आज के वीडियो में करते हैं एक डिटेल्ड केस स्टडी चाइना के ऊपर। China was emerging from its cultural revolution as one of the world's poorest nations. 1978, Deng Xiaoping had an idea, one that would turn communist China on its head. Since then, China has made extraordinary strides in various fields. So how did one of the world's poorest countries become a global superpower in just 4 decades? चाइना देश का नाम आता है दोस्तों एक चाइनीज शब्द चिन से। इसे लिखा QIN करके जाता है लेकिन प्रोनाउंस चिन किया जाता है। चिन एक पुरानी डायनेस्टी का नाम था जिसने आज से करीब 2000 साल पहले चाइना पर राज किया था और चाइना को यूनिफाई किया था। अब यही कारण है कि हम चाइनीज लोगों को हिंदी में अक्सर चीनी करके पुकारते हैं। जो चिन से आया है, चीनी। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर, जो एक्चुअली में चीनी होती है, रिफाइंड शुगर। माना जाता है इंडिया में पहली बार व्हाइट रिफाइंड शुगर एक चाइनीज आदमी ही लेकर आया था। एक चाइनीज आदमी ने या तो शुगर मिल खोली थी या चाइना के रूट से ही आई थी। उससे पहले हम बस शक्कर और गुड़ का इस्तेमाल किया करते थे। तो क्योंकि एक चीनी लेकर आया था तो हमने उसे चीनी बुलाना शुरू कर दिया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर, चाइनीज लोग अपने देश को चाइना करके नहीं बुलाते हैं। वो अपने देश के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं चोंगहुओ। इसका मतलब होता है मिडिल किंगडम। ये सिंबलाइज करता है चाइना की 4000 साल पुरानी हिस्ट्री को, कि कैसे चाइना दुनिया का सेंटर हुआ करता था, मिडिल में होता था। नक्शे पर देखा जाए चाइना दुनिया की 4th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया को बॉर्डर करता है ये देश, लेकिन ज्यादातर पॉपुलेशन जो है चाइना की वो एक्चुअली में इंडिया से काफी दूर ईस्ट कोस्ट पर रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फर्टाइल जमीन है जहां पर खेती करी जा सकती है वो उसी एरिया में ज्यादा मौजूद है। वेस्ट में हिमालय की पहाड़ियां और रेगिस्तान है। अपने साइज के चलते चाइना एक बहुत सक्सेसफुल और ताकतवर किंगडम हुआ करता था 19th सेंचुरी तक, और उसके बाद असर देखने को मिला कॉलोनियलिज्म का। हालांकि ब्रिटिश राज ने कभी चाइना के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा नहीं जमाया जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जमाया था, लेकिन फिर भी चाइना को अलग अलग तरीकों से लूटा गया। यही कारण है कि 1839 से लेकर 1949 तक का जो पीरियड है इसे सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन बुलाया जाता है चाइनीज के द्वारा। इसकी शुरुआत होती है साल 1839 में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना पर ओपियम की बौछार करती। अफीम एक ड्रग जिससे चाइनीज लोग बुरी तरीके से एडिक्टेड हो जाते हैं और पूरी चाइनीज सोसाइटी तबाह हो जाती है। इसके बाद कई ट्रीटी साइन करवाई जाती हैं चाइना से जबरदस्ती, जिसमें चाइना को अपनी जमीन, अपने पोर्ट्स ब्रिटिश के हवाले करने पड़ते हैं। फिर 1850 में एक भयंकर सिविल वॉर होती है चाइना में, टाइपिंग रेबेलियन नाम से। लाखों लोग मारे जाते हैं। 40 साल आगे फास्ट फॉरवर्ड करो तो 1894 में पहली सीनो जापानीज वॉर देखने को मिलती है। टेरिटरी को लेकर चाइना और जापान एक दूसरे के साथ जंग पर चले जाते हैं। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन इस वक्त चाइना पर चिन डायनेस्टी राज कर रही थी। इसे उस वाली चिन डायनेस्टी से मत कंफ्यूज कीजिए जहां से इसका नाम आया था। वो वाली चिन डायनेस्टी 2000 साल पुरानी थी। ये वाली चिन डायनेस्टी का नाम QING है, उसमें सिर्फ QIN था, प्रोनाउंसिएशन सेम है। 1937 से लेकर 1945 के बीच में और भी भयानक अत्याचार सहना पड़ता है चाइनीज लोगों को, इस बारी जापानीज कॉलोनाइजर्स के हाथों। वर्ल्ड वॉर 2 वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे चाइना एलाइज पावर का हिस्सा था, जापान के खिलाफ लड़ रहा था। इस वर्ल्ड वॉर 2 में करीब 30 मिलियन चाइनीज लोग मारे जाते हैं। इस सब के बीच एक उम्मीद की किरण देखने को मिलती है जब चाइना फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाता है एलाइड फोर्सेस के साथ। जापान पीछे हट जाता है, लेकिन वॉर खत्म होते ही तुरंत चाइना में एक सिविल वॉर सामने आती है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी KMT के बीच में लड़ी जा रही वॉर। इसकी शुरुआत तो साल 1927 में ही हो गई थी, लेकिन जब जापान ने इन्वेड किया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, तब इन्होंने लड़ना बंद कर दिया था टेम्पररली। ये सिविल वॉर खत्म होती है साल 1949 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की जीत के साथ। जो नेशनलिस्ट पार्टी थी उसके लोग बगल के आइलैंड पर भाग जाते हैं, जिसे आज के दिन ताइवान का देश बुलाया जाता है। और जो मेनलैंड चाइना का देश है वहां राज शुरू होता है माओ जेडोंग का। यही वो पॉइंट है दोस्तों जहां से आप कह सकते हो कि चाइना एज अ कंट्री की शुरुआत हुई। 1 अक्टूबर 1949 पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म होता है। The leader of the communists and the hero of the revolution was Mao Zedong. 我们的思念是正义的，正义的思念
是掩护敌人，也更不破的。 साल 1958 माओ के द्वारा लॉन्च करी जाती है ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। इसका मकसद देश में एक इकोनॉमिक और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाना। दो मेन पॉलिसीज थी इसमें। पहला, जमीन को जमींदारों के हाथों से छीनकर किसानों में बांटना, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद कलेक्टिवाइज करना एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स बनाए गए ताकि कई सारे किसान एक ही जमीन पर काम कर सके, लेकिन अल्टीमेटली जो जमीन की ओनरशिप थी वो सरकार के हाथों में थी। दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक तरफ बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स बनाना स्टील प्रोडक्शन के लिए, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को कहना कि छोटे छोटे लेवल पर अपने घरों के बैकयार्ड में स्टील फर्नेसेस बनाना, लोकल लेवल पर स्टील प्रोडक्शन करने के लिए। इंटेंशन अच्छा था देश को इकोनॉमिकली डेवलप करने का, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत खराब हुआ। ये जो लोगों ने अपने छोटे छोटे स्टील के फर्नेसेस बना लिए थे अपने घरों के गार्डन्स में, ये अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, बहुत लो क्वालिटी स्टील इनसे निकलता था। रिसोर्सेज का वेस्ट हुआ इससे। दूसरा, किसानों के पास कोई इंसेंटिव नहीं था अपना प्रोड्यूस बढ़ाने का, क्योंकि कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं थी और कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी। जमीन की ओनरशिप अल्टीमेटली सरकार के हाथों थी, तो फार्मर्स के द्वारा जो भी क्रॉप उगाया जा रहा था वो सरकार को देना था। इससे प्रोडक्टिविटी में एक बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला। 1958 और 61 के बीच में ग्रेन प्रोडक्शन 15% नीचे गिर गई। कुछ ही सालों में खराब मौसम के चलते और माओ की कुछ और मास्टर स्ट्रोक पॉलिसीज के चलते हालत इतनी खराब हो गई कि पूरे देश में भूखमरी आ गई। इतना भयंकर फैमिन आया कि करीब 20 से 40 मिलियन लोग इस फैमिन में मारे गए चाइना में। इसे इतिहास का वन ऑफ द डेडलीस्ट फैमिन्स बताया जाता है। सीधा सीधा कहा जाए, माओ जेडोंग एक डिक्टेटर था, और क्योंकि डिक्टेटर्स के लिए कोई चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम नहीं होता जैसे आम डेमोक्रेसी में होता है, तो डिक्टेटर्स की अक्सर आदत होती है बिना सोचे समझे, बिना टेस्टिंग के अपनी मन मर्जी चलाने की। कई ऐसे फैसले माओ ने लिए जिससे चाइना की हालत बद से बदतर हो गई। एक और ऐसा ही एग्जाम्पल ऐसे फैसले का था स्पैरो एक्सटर्मिनेशन। माओ का पर्पस था फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना, तो ऑर्डर किया गया कि जितनी भी स्पैरोज हैं, जितनी भी चिड़िया हैं, उन्हें मारा जाए लोगों के द्वारा, क्योंकि वो चिड़िया दाना खाती हैं, खेत से कुछ क्रॉप्स के ग्रेन खा लेती हैं, इसलिए खेतों में फसल पर असर पड़ता है, इसलिए सारी चिड़ियों को मार दिया जाए देश से। जब ये कैंपेन चलाई गई, स्पैरोज को मारा जाने लगा, कुछ साल बाद लोगों ने रियलाइज किया कि ये जो कीड़े मकोड़े हैं वो तो इतनी तेजी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उससे जो हमारी फसल है और भी ज्यादा डैमेज हो रही है, उससे हमारी जो फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम है वो और भी बद से बदतर हो रही है। फिर बाद में किसी साइंटिस्ट ने अपना दिमाग लगाया और पता चला कि भाई अगर सब चिड़ियों को मार दोगे तो उन कीड़े मकोड़ों को खाने वाला कोई नहीं बचेगा। चिड़िया उन कीड़े मकोड़ों को खाने का काम करती थी, जिससे उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती थी। यहाँ पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब कर दिया और हालत ये हो गई, फिर फैमिन आ गया। इतने बड़े फेलियर के बाद माओ को क्रिटिसाइज किया जाने लगा चाइना की आम जनता के द्वारा और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के द्वारा भी, लेकिन माओ जेडोंग अपनी गलती मानने के लिए राजी नहीं था। एक और कैंपेन शुरू करी जाती है, कल्चरल रेवोल्यूशन 1966 में। नाम से लगेगा कि इसका मकसद था अपने देश में कल्चर की रेवोल्यूशन लेकर आना, लेकिन इसका असली मकसद था माओ के हाथों कंट्रोल देना और ऑपोजिशन को सप्रेस करना। प्रोपेगेंडा और पीआर मशीनरी का यहाँ पर भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। माओ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए यांगत्से नदी में खुद तैरकर भी दिखाता है। इसकी एक फेमस फोटो है यहाँ पर। स्टूडेंट्स के द्वारा एक सिविलियन आर्मी बनवाई जाती है रेड गार्ड्स नाम से। रेड गार्ड्स माओ के लॉयल सोल्जर्स, जिनके हाथों पे रेड आर्म बैंड्स होते थे और अपने हाथ में माओ की छोटी सी रेड बुक लिए घूमते थे। इनका काम उन लोगों को टारगेट करना जो माओ के खिलाफ हैं। इंटेलेक्चुअल्स, पार्टी ऑफिशियल्स, जो भी लोग माओ की विचारधारा को लेकर लॉयल नहीं थे, उन्हें टारगेट किया जाता, पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया जाता और अक्सर उनके खिलाफ वायलेंस भी देखने को मिलता। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर खुद ऐसे लोग थे जो कल्चरल रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज कर रहे थे, माओ को क्रिटिसाइज कर रहे थे, और उन्हें भी टारगेट किया गया रेड गार्ड्स के द्वारा। लियू शाओकी और डेंग जाओपिंग कुछ ऐसे लोगों में से थे जो काफी हाई रैंकिंग पार्टी ऑफिशियल्स थे, लेकिन फिर भी रेड गार्ड्स उन्हें टारगेट करते। पूरे देश में इस रेवोल्यूशन के नाम पर एक डर का माहौल बन गया। लोगों को इनकरेज किया जाने लगा कि अपने पड़ोसियों को देखो, अपने फैमिली मेंबर्स को देखो, जहां कहीं कोई ट्रेटर दिखाई दे, कोई देशद्रोही दिखाई दे, देशद्रोही मतलब जो माओ की आइडियोलॉजी के खिलाफ बोलता हो, उन्हें ढूंढो और रिपोर्ट करो। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज को शट डाउन कर दिया गया। स्टूडेंट्स को कहा जाने लगा कि खेतों में जाकर सीखो किसानों की क्या हालत है, रूरल लाइफ की जो हार्डशिप्स हैं उन्हें एक्सपीरियंस करो। देखते ही देखते चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। रेड गार्ड्स अपने आप में ही लड़ने लग गए। देश में हिस्टोरिकल साइट्स और कल्चरल आर्टिफैक्ट्स को डिस्ट्रॉय किया जाने लगा। लोगों की जिंदगियां उलट पुलट हो गई। यही समय था जब तिब्बत के लोगों पर